जिसके बाद डायरेक्टर अपने हाथ जमीन पर रखते हैं जिससे पर्पल लाइट निकल के पूरे आइलैंड में फैल जाती है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो रहे होते हैं। टीम लीडर कहता है मैं भी इसे पहली बार देख रहा हूँ, मैंने बस इसके बारे में सुना था। तभी डायरेक्टर एक पोर्टल खोल लेते हैं जो कि दूसरी जगह से कनेक्ट था। जिसके बाद हम उसी फायर राक्षस को देखते हैं जो कि अब और भी पावरफुल हो गया है। वो टीम लीडर से रोकने की बहुत कोशिश करता है पर अब वो भी थक गया था। टीम लीडर कहता है ली जल्दी करो, हमें यहाँ से भागना है। पर तभी वो राक्षस उस पर अटैक कर देता है जिसे टीम लीडर एक बर्फ की शील्ड बना के रोकने लगता है। लेकिन उस राक्षस के अटैक इतने पावरफुल होते हैं कि वो शील्ड टूट जाती है और टीम लीडर दूर जाके गिरता है। तभी वो राक्षस उन पर दोबारा अटैक कर देता है, पर इससे पहले वो उन पर अटैक कर पाता डायरेक्टर अपने पोर्टल की हेल्प से उसे अपने पास खींच लेते हैं। चलो अब अगले पे चलते हैं और वो अपनी लाइट को पूरे आइलैंड में फैला देते हैं। हम देखते हैं एक राक्षस एक बंदे को मारने वाला है पर वो लाइट उसे भी अपने अंदर खींच लेती है और एक के बाद एक बहुत सारे मॉन्स्टर को बाहर ले आती है। जिसके बाद हम हेडक्वार्टर्स को देखते हैं। एक लड़की चीप से कहती है बुसान को छोड़ के सभी जगह की येलो डस्ट खत्म हो गई है। चीप कहती है इसकी चिंता मत करो, ये प्रूफ है कि उसने अपना काम शुरू कर दिया है। और हम डायरेक्टर को देखते हैं जो कि चारों तरफ से राक्षस से घिरा है। ऐसा लगता है सभी लोग यहाँ आ गए हैं, तो चलो शुरू करते हैं। तभी वो सारे मॉन्स्टर एक साथ डायरेक्टर पर अटैक कर देते हैं, पर डायरेक्टर अपनी एक ही उंगली से रे निकालकर सभी मॉन्स्टर की सिर को अलग कर देते हैं, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ये क्या है, मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसी पावर कभी नहीं देखी। जिसके बाद हम उसी फायर वाले राक्षस को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा था। तभी डायरेक्टर राक्षस की भाषा ट्रांसलेट करने वाली एक लड़की को बुलाते हैं। इनसे पूछो क्या रीजन है कि लास्ट वीक से लगातार इस तरह आ रहे हैं। जिस पर वो लड़की ट्रांसलेट करती है उसे मेरे पास लाओ। डायरेक्टर कहता उसे किसे, पर वो राक्षस इसके अलावा कुछ भी नहीं बोलता। वो उसे मेरे पास लाओ, इसके अलावा हमारी बातों को ही दोहरा रहा है। डायरेक्टर कहता तो फिर ठीक है, यदि तुम लोग इसी तरह आते रहोगे तो हमें केवल तुम लोगों को मानना है। और वो उस राक्षस को खत्म कर देता है। तो अब समय आ गया है इस दरवाजे से निपटने का। जिसके बाद वो दोबारा अपने हाथों को जमीन पर रखते हैं जिससे एक पर्पल लाइट निकलती है और वो उस गेट को अपने अंदर समा लेती है, जो देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं कि फाइनली उन्हें इस काम से छुटकारा मिलेगा। टीम लीडर कहता है मैंने सुना है कि वो अपने 50s में है, पर उन्हें देख के ऐसा नहीं लगता। जिसके बाद उन सभी का काम खत्म हो जाता है और हम दोबारा हेडक्वार्टर्स को देखते हैं। चीफ कहती है तो तुम यहाँ पे हो, तुमने उस गेट के साथ क्या किया। जिस पर डायरेक्टर कहता है कि मैंने उसे अपने डार्क स्पेस पर डाल दिया है, अब मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। चीफ कहती है तुम फिर से नाटक कर रहे हो, क्या तुम हमेशा की तरह से खुद से नहीं संभाल सकती। मेरी भी कुछ लिमिट्स हैं और मुझे बाकी काम भी करने हैं। चीफ कहती है सच में, खैर ये वो जानकारी है जो तुमने मंगाई थी, लेकिन नए लोगों में तुम्हें अचानक से इतनी दिलचस्पी कैसे आ गई। मैं जानना चाहता हूँ राक्षस किसे ढूंढ रहे हैं और किस लिए ढूंढ रहे हैं। जिसके बाद हम एक जगह बहुत सारे राक्षस को देखते हैं और हम वहाँ पे एक बहुत बड़ी लेडी राक्षस को भी देखते हैं। उसे लेके आओ, हमें उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। जिसके बाद हम गंगा आइलैंड के हेडक्वार्टर्स को देखते हैं जहाँ पे मारू खड़ा होता है। तो मैं आखिरकार यहाँ पे आ ही गया। जिसके बाद मारू बताता है कि वो यहाँ पे क्यों आया है। मुझे नौकरी मिल गई है सुन के मेरी माँ बहुत इमोशनल हो गई, इसलिए आखिरकार मुझे यहाँ आना ही पड़ा। खैर अब जो होगा वो देखा जाएगा। और वो अंदर चला जाता है। जिसके बाद हम वहाँ के हेड को देखते हैं। तुम यहाँ पे क्यों हो, मुझे अपने पास किसी बेवकूफ की जरूरत नहीं है। मारू कहता है उससे तो शराब की गंध आ रही है। तभी वहाँ पर रेड भी आ जाता है। तो तुम भी यहाँ पे हो। रेड कहता है टीम लीडर मुझे सियोल हेडक्वार्टर की बजाय यहाँ क्यों भेजा गया है। जिस पर टीम लीडर हंस के कहता है मुझे नहीं पता तुम्हें यहाँ क्यों भेजा गया है, शायद तुमने जरूर कुछ गड़बड़ की है। खैर जो भी हो, गंगा टीम में तुम दोनों का स्वागत है। और वो उन्हें बाकी टीम से मिलाने के लिए गेट खोलने लगता है, जिससे मारू बहुत एक्साइटेड हो जाता है। मुझे नहीं पता मुझे यहाँ क्या करना होगा। जिसके बाद गेट खुल जाता है। हम देखते हैं वहाँ कुछ लोग किसी को काट रहे होते हैं, जो देखकर मारू बहुत हैरान हो जाता है। पर तभी टीम लीडर उसे होश में ले आते हैं। तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें अंदर नहीं आना। जिसके बाद मारू भी अंदर चला जाता है और हम देखते हैं वो जगह बिल्कुल एक नॉर्मल ऑफिस की तरह थी। मारू कहता है ये तो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसी मैंने उम्मीद की थी। तभी टीम लीडर कहता है मेरा नाम गो डॉकमैन है और मैं यहाँ रीइंफोर्समेंट टीम का लीडर हूँ। जिसके बाद हमें पूरी टीम को दिखाया जाता है। युनजी बॉन उम्र 36 साल और 7 सालों से यहाँ काम कर रही है। जिसके बाद टिम ईबाक उम्र 51 साल और ये भी यहाँ पे 7 साल से काम कर रहे हैं। जिसके बाद लास्ट बंदा है योसी उम्र 25 साल और ये यहाँ पे 1 साल से काम कर रहा है। टीम लीडर कहता तुम लोग जानते हो अब क्या करना और वहाँ से चला जाता है। जो सुन के मारू बहुत हैरान हो जाता है कि उसे असल में करना क्या है। जिसके बाद वो दोनों अपनी अपनी सीट में बैठ जाते हैं, पर मारू को अभी भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तभी वो रेड की तरफ देख के उससे हेलो करने की कोशिश करता है, जिसे देख के रेड कहता है क्या देख रहा है बे। जो सुन के मारू की हालत खराब हो जाती है, मेरे साथ काम करने वाले तो पागल हैं। दूसरी तरफ यहाँ आने से रेड भी बहुत परेशान हो रहा होता है। मुझे यहाँ रीइंफोर्समेंट टीम में क्यों भेजा गया है। मारू मन में कहता है रीइंफोर्समेंट टीम में क्या दिक्कत है। तभी वो योसी से पूछता है ये जगह आखिर में किस तरह की जगह है। योसी कहता हमारी येलो डस्ट टास्क फोर्स की 13 अलग अलग जगह हेडक्वार्टर्स हैं और इन हेडक्वार्टर्स में अलग अलग काम के लिए अलग अलग टीमें हैं और जिनके पास लेवल 7 है उससे ऊपर की एबिलिटी होती है उन्हें हेडक्वार्टर्स में लगाया जाता है और इम्पोर्टेंट मिशन दिए जाते हैं। दूसरी तरफ गंगा जैसी जगह पर गलती करने वालों या कमजोर लोगों को भेजा जाता है, जो सुन के मारू के दिमाग की बत्ती जलती है। तो इसीलिए मुझे यहाँ भेजा गया है। पर मारू मन में कहता है लेकिन इन बाकी लोगों के साथ क्या है। तभी योसी कहता पर बहुत
बहुत पावरफुल लोग भी हैं जो यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं। मारू कहता है ऐसे कौन से लोग हैं। तभी वहाँ पे कांग आ जाती है, जिसे देख के यून हैरान हो जाती है और कहती है यदि तुम्हारा काम पूरा हो जाता है तो घर चली जाया करो। जिस पर कांग कहती है घर जाने का भी क्या मतलब है। तभी वो मारू को नोटिस करती है, ये तो वही है जिसने अवार्ड जीता था, पर अजीब है कि उसे कुछ भी याद नहीं था कि उस दिन क्या हुआ था। तभी मारू कहता है क्या मुझे रहने के लिए भी पैसा मिलेगा। ये उसे कहता पर क्या तुम्हें पता है रहने के पैसे तुम्हारी सैलरी से 5 गुना है। जो सुन के मारू थोड़ी देर तो सोचता रहता है, पर फिर उसे समझ आ जाता है कि उसके पास पैसा ही पैसा होगा। ये उसे कहता अब इतना बहुत है, अब मुझे परेशान मत करना, इंतजार करो जब तक घंटी ना बजे। मारू कहता क्या मुझे परेशान कर रहा था, मैंने तो ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं किए, चलो घंटी बजने तक का इंतजार करते हैं। लेकिन बहुत टाइम होने के बाद भी घंटी नहीं बजती, जिसके बाद हम दोबारा मारू को देखते हैं, जिसे पैसे का नाम सुन के अब इस नौकरी पर मजा आने लगा है। तभी वहाँ टीम लीडर आता है और कहता है छुट्टी के लिए तैयार हो जाओ। नए लड़को तुम्हारा पहला दिन कैसा था, क्या कोई क्वेश्चन है। जिस पर रेड मना कर देता है, पर मारू कहता है मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, असल में राक्षस क्या है और वो कहाँ से आते हैं। जिस पर टीम लीडर कहता पर मैं भी ठीक से नहीं जानता असल में वो क्या है। जिस पर टीम लीडर कहता पर मैं भी नहीं जानता कि वो क्या है। तभी योशी कहता है राक्षस वो शायद ऊपर से आते हैं, और उनकी बातें सुन के मारू हैरान हो जाता है। अजीब से मॉन्स्टर आते हैं और लोगों को मारते हैं, पर इन्हें कुछ भी नहीं पता, लगता है ह्यूमैनिटी बर्बाद होने वाली है। ये तो पूरी तरह बेकार है, मुझे तो पता भी नहीं था कि राक्षस होते हैं, और ये जानने से पहले मेरी जिंदगी मस्त थी। तभी यून उनकी वेलकम पार्टी के लिए कहते हैं, वो सभी शराब पीने चले जाते हैं। जिसके बाद हम हेडक्वार्टर्स में चीफ को देखते हैं, जो कि एक लैब जैसी जगह पे आ जाती हैं, जहाँ पे एक जगह डायरेक्टर खड़े होते हैं। डायरेक्टर कहता तो तुम्हें क्या लगता है। जिस पे युवांग कहते हैं अब राक्षस पूरी तरह नॉर्मल हो गए हैं। डायरेक्टर कहते हैं क्या तुम्हें उनके अचानक से आने के पीछे का कारण पता चला। चीफ कहती है नहीं, लेकिन क्या ये इस बात का इशारा नहीं है कि हम काफी करीब आ गए हैं। डायरेक्टर कहता है कि मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता, पर मैं चाहता हूँ कि सभी लोग सतर्क रहें, यदि बाकी लोगों को पता चलेगा तो चीजें खराब हो सकती हैं। अब यहाँ क्या बात चल रही है वो तो हमें आगे की सीरीज में ही पता चलेगा। वहाँ पे हम एक ट्यूब को भी देखते हैं जिसमें येलो डस्ट होती है। तभी वो येलो डस्ट हट जाती है और हम देखते हैं कि उसमें एक मॉन्स्टर बंधा हुआ है। जिसके बाद हम लोग दोबारा मारू और बाकी लोगों को देखते हैं जो कि पार्टी कर रहे होते हैं। यून कहती है यदि वो दिन आ रहा है तो हमें और भी पार्टी करनी चाहिए। तभी मारू लीडर से पूछता है वो किस बारे में बात कर रही है, क्या आने वाला है। टीम लीडर कहता अच्छा एक भविष्यवाणी के हिसाब से आज से 1 साल बाद आसमान से राक्षस बरसेंगे। जो सुन के मारू का पूरा नशा उतर जाता है, क्या राक्षस बरसेंगे, मैं मर जाऊंगा। तभी टीम लीडर उसे चुप रहने के लिए कहता है और कहता है ये बहुत ज्यादा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है। जिसके बाद हम देखते हैं सभी लोग अपनी अपनी मौज मस्ती में लगे हैं, पर तभी बेल रिंग होने लगती है, जिससे सभी लोग चौकन्ने हो जाते हैं। यून कहती है रात को खतरा, मुझे लगा शांति भरा दिन है। तभी कांग कहती है मैं उसे देख के आती हूँ, और रेड भी उसके साथ चलने के लिए कहता है, पर कांग मना कर देती है और कहती है हान मारू मेरे साथ जाएगा। जिससे हान मारू पूरी तरह हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो लोग उस डीमन के पास जाने लगते हैं, पर मारू अभी भी उस भविष्यवाणी के बारे में ही सोच रहा होता है, जल्द ही राक्षस आएंगे और सब खत्म हो जाएगा, मैं क्या करूंगा। तभी कांग कहती है तुम उस भविष्यवाणी की चिंता मत करो। जिस पर मारू कहता है क्या मैं इसकी चिंता कैसे नहीं करूं। कांग कहती है मुझे यकीन है बड़े ऑफिसर इसकी पहले से ही तैयारी कर रहे होंगे। हेडक्वार्टर्स में बहुत पावरफुल लोग हैं, हमारा अभी केवल एक ही काम है, मैं उन राक्षस का पता लगाना और उन्हें खत्म करना। पर ऐसा लगता है तुम्हारे पास कोई स्पेशल एबिलिटी है, मैं उसे देखना चाहती हूँ। मारू कहता है स्पेशल क्या, एक कॉम्प्लीमेंट है, किसी ने पहली बार मुझे ऐसा कहा है। तभी कांग कहती है मैंने कभी भी इस तरह की एबिलिटी नहीं देखी। मारू मन में सोचता है क्या वो राक्षस दूसरी चीजों को खाने वाला राक्षस था, और वो कांग से अपनी एबिलिटी के बारे में पूछने लगता है। कांग कहते हैं कि तुम्हारे पास राक्षसों को खाने की एबिलिटी है। जो सुन के रेड हैरान हो जाता है कि ये किस तरह की एबिलिटी है। जिसके बाद हम उस राक्षस को देखते हैं जिसके मुंह पे कांग ने तलवार घुसा दी थी। रेड कहता है क्या तुम चाहती हो मैं इसे खाऊं। जिस पे कांग कहती है जैसा कि हमने देखा जब तुम किसी मॉन्स्टर को खाते हो तो वो हील नहीं कर पाता, इसीलिए इसे भी खाओ जिससे हमें और पता चल सके। जो सुन के मारू कहता है यदि ऐसा और मेरे पास शक्ति है तो मुझे उसका यूज करना होगा। उसने कहा कि मैं स्पेशल हूँ, चलो ऑक्टोपस के बारे में सोचो, ये बस एक ऑक्टोपस है। और तभी वो उसे काट लेता है बड़े ही प्यार से। कांग कहती है क्या तुम मजाक कर रहे हो, इसे अच्छे से करो, चलो अब इसे खा लो। और मारू उसे खा लेता है। जिसके बाद हम दोबारा हेडक्वार्टर्स को देखते हैं। उस डीमन को खाने के कारण मारू की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। तभी रेड उसे पोक करता है। मारू कहता तुम्हें क्या चाहिए, असल में एक बेवकूफ की वजह से मुझे बैटलफील्ड में जाने नहीं मिला, तुम्हारे कमजोर होने के कारण कमांडर कांग तुम्हें ट्रेनिंग दे रही है ना, बेवकूफ। जिसके बाद रेड वहां से चला जाता है। मारू कहता पर ये सच है, मुझे कुछ करना होगा। तभी बेल फिर से बजने लगती है और कमांडर कांग मारू को बुलाते हैं, लेकिन मारू वहाँ पे नहीं होता। जिसके बाद हम टॉयलेट में मारू को देखते हैं जो कि कुछ सोच रहा होता है, क्या मैं सच में बेहोश होने के बाद राक्षस को खा सकता हूँ। खैर मेरे पास एबिलिटी है पर वो बहुत काम की नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ से निकल आता है, बस आज का दिन किसी तरह निकल जाए। तभी उसके सामने कमांडर कांग आ जाती है। आन मारू क्या तुम बाथरूम में छिपे थे। मारू घबराते हुए कहता हाँ वो मैंने आपको बताया था ना कि मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई है, मेरी हेल्थ अभी अच्छी नहीं है। तभी कांग कहती है मैं जानती हूँ तुम इस नौकरी के लिए सही नहीं हो, यदि तुम इस काम को नहीं करना चाहते तो मत करो, राक्षस एबिलिटी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें बस एक कॉन्टेक्ट में
साइन करने पड़ेंगे, जिसके बाद तुम अपनी पूरी जिंदगी निगरानी में बिताओगे। जो सुन के मारू हैरान हो जाता है, क्या पूरी जिंदगी निगरानी में? कांग कहती है मरने से बेहतर, तुम जैसे कमजोर लोग यहाँ ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते, तुम जैसे लोग गलती से किसी को मार भी सकते हैं, इसीलिए यदि तुम अपना काम नहीं कर सकते तो टीम को छोड़ दो, हमारे पास लोगों की कमी नहीं है। जो सुन के मारू वहां से चला जाता है। जिसके कुछ समय बाद टीम लीडर मारू के बारे में पूछता है, पर वो वहाँ पे नहीं होता। जिसके बाद हम मारू को देखते हैं जो कि एक ब्रिज के किनारे खड़ा होता है। मुझे वो नौकरी छोड़ ही देनी चाहिए, जिंदगी भर निगरानी में रहना मरने से काफी बेहतर है। मुझे मॉम को ही कॉल करके बता देना चाहिए कि मैंने उस नौकरी को छोड़ दिया है। नौकरी पाने का क्या ही फायदा जब एक साल में इतने सारे मॉन्स्टर आ जाएं। और वो अपनी मॉम को कॉल करके पूछता है कि वो कहाँ पे हैं। दूसरी तरफ से उसकी मॉम कहती है कि वो ईबाक माउंटेन्स पे हैं। जो सुन के मारू परेशान हो जाता है, अब वहाँ पे क्यों हो? मैंने आपसे कहा था ना कि माउंटेन पे मत जाना। पर उसकी मॉम को कुछ भी सुनाई नहीं देता। तभी उनके पास भी येलो डस्ट आ जाती है और तभी फोन कट जाता है। लेकिन मारू येलो डस्ट के बारे में सुन लेता है, जिससे वो बहुत परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ हम ईबाक माउंटेन्स में देखते हैं जहाँ टास्क फोर्स सभी को निकाल रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बंदे को पेड़ पर कुछ दिखता है। ए नए बंदे, तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो? और उसके साथ का बंदा भी पेड़ पर देखने लगता है, जो देख के वो भी हैरान हो जाता है क्योंकि उस पेड़ पे एक राक्षस बैठा होता है जो कि इंसान का हाथ खा रहा होता है। दूसरी तरफ येलो डस्ट का नाम सुन के मारू जल्दी कहता है और अपनी मॉम को बचाने के लिए ईबाक माउंटेन के लिए निकल जाता है। जिसके बाद हम सेंटीपीड यूजर को देखते हैं जो कि बहुत डरा होता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और उसके सामने बहुत सारे टास्क फोर्स मेंबर की बॉडी ढली होती है जिसे वो राक्षस खा रहा होता है। सेंटीपीड यूजर कहता है ऐसा नहीं हो सकता, वो राक्षस तो केवल लेवल 5 का है और उसने अकेले ही पूरी टीम का सफाया कर दिया। तभी वहाँ उनकी ब्रांच का लीडर आ जाता है। मुझे थोड़ी देर हो गई। हे नए बंदे, जल्दी करो, हेडक्वार्टर से हेल्प के लिए कहो। जो सुन के वो लड़का वहाँ से हेल्प बुलाने के लिए भाग जाता है। दूसरी तरफ लीडर अपनी बहुत सारी कॉपी बनाकर उस राक्षस से लड़ने लगता है। वो लड़का जल्दी से एक टेलीफोन के पास जाके हेडक्वार्टर्स को कॉल करने लगता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि येलो डस्ट पर स्मार्टफोन भी वर्क नहीं कहते। जिसके बाद हम हेडक्वार्टर्स में चीफ को देखते हैं। हमारे पास अभी ईबाक माउंटेन से हेल्प की रिक्वेस्ट आई है। यदि ये राक्षस हरे भाग से पीले भाग में आ गया तो काफी लोग मारे जा सकते हैं, इसीलिए हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तुरंत उस जगह पर जाओ और उस राक्षस को खत्म कर दो। जिसके बाद हम उस जगह को देखते हैं जहाँ मारू भी कार की हेल्प से आ गया था, पर उसे उसकी मॉम बहुत ढूंढने के बाद भी कहीं पे नहीं मिलती। ऐसा लगता है वो अभी भी माउंटेन्स पे हैं और वो एक टास्क फोर्स के मेंबर से कहता है कि मुझे अंदर जाना है, मेरी मॉम अभी भी पहाड़ों पे है। लेकिन वो गार्ड मारू को अंदर नहीं जाने देता। तुम ऐसा नहीं कर सकते, वहाँ बहुत सारे जंगली जानवर हैं, ये काफी खतरनाक है। मारू मन में कहता वहाँ कोई जंगली जानवर नहीं है, वो तो बस एक राक्षस है। और वो वहाँ से किसी तरह निकल जाता है और पहाड़ों पे चढ़ के अपनी मॉम के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ हम मारू की मॉम और उनकी फ्रेंड को देखते हैं जिनके पैर पे चोट आ गई थी और वो अच्छे से नहीं चल पा रही थी। तो मारू की मॉम उन्हें अपनी पीठ में बैठने के लिए कहती हैं, पर तभी वो धूल में एक शैडो को नोटिस करती हैं, वो क्या है। जिसके बाद वहाँ की धूल हट जाती है, जो देख के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं क्योंकि वहाँ पर बड़ी ही मुश्किलों से मारू आ गया था। उसकी मॉम पूछते हैं मारू तुम यहाँ पे कैसे आ गए? जिस पर मारू कहता है कि मैंने इंस्टाग्राम पे आपकी स्टोरी देखी थी। और तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ? मारू कहता अभी ये ज्यादा जरूरी नहीं है। पर वो दोनों मारू को इग्नोर कर देती है। क्या ये आपका वही बेटा है जिसके बारे में आप कह रही थी कि सिविल सर्वेंट पे है? मारू की मॉम कहती है हाँ, अब बस मैं उसकी शादी कराना चाहती हूँ, लेकिन वो लड़कियों में ज्यादा पॉपुलर नहीं है। मारू कहता है सच में अभी इन सब चीजों के लिए समय नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले डीमन आ जाए। तभी ऊपर से उसके ऊपर कुछ पत्ते गिरते हैं और मारू ऊपर देखता है जहाँ वही राक्षस बैठा होता है। वो यहाँ आ गया। तभी मारू को पैनिक अटैक होने लगता है। यहाँ तक कि गंगा आइलैंड में भी मुझे राक्षस को देख के पैनिक अटैक आ जाता था। मेरे जैसा आदमी अपनी मॉम को कैसे बचा सकता है? तभी मारू अपने पैनिक अटैक के कारण उस चोटी से नीचे गिर जाता है। ये देखकर उसकी मॉम से संभलने के लिए कहते हैं, जो वो डीमन सुन लेता है और मारू की मॉम पर अटैक कर देता है। मारू अपनी मॉम को बचाने के लिए जाता है लेकिन उस राक्षस को नहीं पकड़ पाता और वो राक्षस मारू की मॉम को खाने ही वाला था, लेकिन तभी उसे कोई चीज हिट हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है और हम देखते हैं उसकी पीठ में कहीं से चाकू आके लगे हैं। मारू कहता वो चाकू वो कहाँ से आ गए? तभी मारू की मॉम पूछती है ये अजीब सा जानवर क्या है और ये तुम्हारे सिर के ऊपर क्या है? और मारू भी अपने सिर के ऊपर देखता है ये क्या है, मेरे सिर के ऊपर चाकू क्यों है? ये तो उसी डीमन की एबिलिटी है जिससे मैंने पहले फाइट की थी। तभी मारू को पेन होने लगता है और उसकी पीठ से और भी नाइफ निकल आते हैं जिन्हें वो कंट्रोल कर पा रहा था। मैं उस राक्षस की एबिलिटी क्यों इस्तेमाल कर पा रहा हूँ? तभी उसे याद आता है कि उसने उस डीमन का फ्लैश खाया था। शायद अपनी एबिलिटी के साथ मैं दूसरे डीमंस का मांस खा के उनकी एबिलिटी यूज कर सकता हूँ। इसका मतलब शायद मैं इस डीमन को अपनी एबिलिटी के साथ मार सकता हूँ। उसे देखो वो अभी भी नीचे डला है, वो काफी ज्यादा कमजोर है। पर ये ईबाक माउंटेन की टीम से कैसे बच गया? जिसके बाद हम दोबारा सेंटीपीड यूजर को देखते हैं। हे क्या तुम ठीक हो? हम लोग सियोल हेडक्वार्टर से हैं और हम वहाँ दो आदमियों को देखते हैं जो कि हेडक्वार्टर से हेल्प करने के लिए आए हैं। तुम लोगों ने उस डीमन को भागने क्यों दिया? सेंटीपीड यूजर
ऑफिसर कहता वो काफी खतरनाक था, उसने हमारी पूरी टीम को खत्म कर दिया। जो सुन के वो आदमी हैरान हो जाता, पूरी टीम को खत्म कर दिया। हमारे टीम लीडर के पास लेवल 7 की एबिलिटी है, आकर उस लेवल 5 के राक्षस के पास किस तरह की एबिलिटी है। और वो लड़का बता देता है कि उस राक्षस के पास मिरर एबिलिटी है। मिरर डीमन, वो हमारी किसी भी एबिलिटी को कॉपी कर सकता है। तभी वो डीमन मारू की एबिलिटी कॉपी करके बहुत सारे नाइफ बना लेता है और मारू पे ही अटैक कर देता है। और वो अटैक डायरेक्ट मारू को हिट करता है, वो काफी जख्मी हो जाता है। उसने अभी बिल्कुल मेरे जैसी सेम एबिलिटी का यूज किया। ये सब क्या चल रहा है? तभी मारू उस डीमन के सिर पे लगी मिरर को नोटिस कर लेता है। मिरर एबिलिटी, तो उसने मेरी एबिलिटी को कॉपी कर लिया है। तभी मारू अपने हाथों से हार्ट बनाता है और वो राक्षस भी उसे कॉपी करता है। मारू कहता है ये काफी ज्यादा अजीब है। तभी वो अपनी मॉम को देखते हैं जिनके पैरों पर चोट लग गई थी। मारू कहता है येलो डस्ट नॉर्मल लोगों को हील नहीं कर सकती। मॉम क्या आप ठीक हो? पर उसकी मॉम उसे ही पूछने लगती है क्या वो ठीक है। मारू कहता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और मन में कहता है यहाँ हमारी मदद के लिए कोई भी नहीं है, मुझे अपनी मॉम को बचाना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। मॉम आप आंटी के साथ यहाँ से चले जाइए और कहीं छिप जाइए। उसकी मॉम पूछती है और तुम क्या करोगे? मारू कहता मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ जो सिविलियंस को बचाता है। और वो डीमन को अपने साथ लेके उस पहाड़ से छलांग लगा देता है। उसकी मॉम उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो कूद गया था। हम मारू को देखते हैं जो कि अलग डला और वो डीमन अलग डला है। मुझे उस राक्षस को मॉम से दूर रखना होगा, यदि मैंने उसे कुछ देर रोक लिया तो ईबाक माउंटेन की टीम आ जाएगी। जिसके बाद हम हेडक्वार्टर से आए बंदों को देखते हैं ये सब क्या है, और उनके सामने बहुत सारे मिरर डीमन होते हैं। ये सभी राक्षस एक जैसे क्यों दिख रहे हैं? ईबाक माउंटेन के टीम लीडर की एबिलिटी अपनी कॉपी बनाना है। जरूर उस मिरर डीमन ने उनकी एबिलिटी कॉपी कर ली होगी, मुझे इसकी कोई भी परवाह नहीं है। चलो उन सभी को मार डालें। और वो बंदा उन पर अटैक कर देता है और एक ही पंच में सभी को दूर फेंक देता है। बेवकूफ, ऐसा नहीं लगता किसी भी राक्षस के पास असली शरीर है, तो वो कहाँ पे है? तभी हम मारू वाले राक्षस को देखते हैं जो कि येलो डस्ट की हेल्प से हील हो गया है। वो जानवर वो बहुत तेजी से हील हो रहा है। ये किस तरह का सिर दर्द है? तभी वो राक्षस मारू के मोम की आवाज निकालने लगता है। ये तुम मेरे मोम की आवाज निकालना बंद करो। और मारू अपनी नाइफ से उस पर अटैक कर देता है लेकिन उसका एक भी निशाना नहीं लगता। पर वो डीमन अपने एक ही चाकू को मारू के आर पार कर देता है। तभी मारू उस पर फिर से अटैक करता है और इस बार उसे एक चाकू लग जाता है, जो देखकर मारू खुश हो जाता है। लेकिन वो डीमन उसे आसानी से निकाल के एक ही झटके में हील हो जाता है। पर मारू इतने जल्दी हील नहीं कर पाता। हम दोनों के पास एक ही एबिलिटी है लेकिन वो मुझसे जल्दी हील हो रहा है। तभी वो कमांडर कांग की ट्रेनिंग को याद करने लगता है। फिर से तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना? मारू कहता शायद मैं यहाँ के लिए नहीं बना, मैं लड़ नहीं सकता। कांग कहती है चलो उठो, तुम्हें बस चोट खाने से डर लगता है, लेकिन येलो डस्ट में अपनी चोट को हील कर सकते हैं इसलिए डरो मत। मारू कहता लेकिन तब भी दर्द तो उतना ही होता है, मुझे अपनी एबिलिटी यूज करने के लिए राक्षस को खाने की जरूरत है पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी कांग उसके हाथ को दबाने लगते और वो माफी मांगने लगता है। मारू कहता क्या लड़ने का कोई और तरीका भी है? कांग कहती है राक्षस को मारने के लिए तुम्हें उनका सिर काटना होगा जिससे वो येलो डस्ट ना निकाल पाए, लेकिन तुम्हारे पास मारने वाली कोई भी एबिलिटी नहीं है। ये शर्म की बात है, क्या तुम साथ देने के लिए हो, लड़ने के लिए नहीं। लेकिन तुम्हारी हीलिंग एबिलिटी काफी अच्छी है इसीलिए राक्षस से लड़ने से मत डरो। मारू कहता मेरी हीलिंग एबिलिटी काफी अच्छी है, यदि मैं डरूं नहीं तो मैं इसे हरा सकता हूँ। साथ ही अब मेरे पास राक्षस को खाने के साथ साथ अटैक करने की एबिलिटी भी है। बात बस इतनी सी है कि मेरा निशाना खराब है इसलिए मैं उसकी गर्दन को निशाना नहीं बना सकता। अब केवल एक ही रास्ता है, ये करना ही होगा। और वो दोबारा उस राक्षस पर अटैक कर देता है लेकिन वो राक्षस उसके सारे अटैक से बच जाता है। तभी मारू चाकू लेके ऊपर से उस पर खून जाता है। यदि निशाना लगाना कठिन है तो मैं खुद उसे चाकू मारूंगा, और मैं जीत गया। और वो चाकू डीमन को मार देता है लेकिन वो डीमन उसकी चाकू को अपने दांत से रोक लेता है और मारू को गले से पकड़ के उसे चोक करने लगता है और उसे गले से पकड़ के ऊपर ले जाता है और बहुत तेज जमीन पर पटक देता है जिससे उसे सांसानी बंद हो जाती है। मुझे अपने डीमन को खाने वाली एबिलिटी का यूज करना होगा, मुझे इसे खाना ही होगा, सोचने का समय नहीं है। पर तभी वो डीमन उल्टा उसे ही काट लेता है। पर तभी मारू सही समय पर चाकू निकाल के उसके गले पे मार देता है। उसने तो उल्टा मुझे ही काट लिया। पर तभी उसे चक्कर आने लगता है और उसकी आंखें ब्लर होने लगती हैं। मेरा खून रुकना बंद नहीं हो रहा, मैं ठीक नहीं हो पा रहा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने मेरी डीमन को खाने वाली एबिलिटी को भी कॉपी कर लिया है? इतना ब्लड लॉस होने के बाद इंसान कब तक जी पाएगा? नहीं, मेरे पास समय नहीं है, यदि मैं मर गया तो क्या होगा? पर तभी वो बेहोश होने लगता है और उसी कमांडर कांग के विजन आने लगते हैं। अब तक तुम कितनी बार बेहोश हो चुके हो? मारू कहता है ये मेरी पैनिक करने की प्रॉब्लम है, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। मेरी छाती काफी भारी लग रही है, ऐसा लगता है मैं मरने वाला हूँ। कांग कहती है यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हें इसे दूर करने की जरूरत है। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो एक दिन तुम सच में मर जाओगे। मैं डिफेंस की लास्ट लाइन हूँ, यदि मैं मर गई तो लोग खतरे में पड़ जाएंगे, तब तुम्हें उन्हें बचाना होगा। तभी मारू की मामू से बुलाने लगती हैं और मारू अपनी सेंसेस में वापस आ जाता है और अपने हाथ में नाइफ पकड़ लेता है। दूसरी तरफ उस राक्षस के पास भी एक नाइफ होता है और वो कमांडर कांग की बात याद करके उस राक्षस पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ वो डीमन भी उस पर अटैक करके उसके पेट पे चाकू घुसा देता है। तभी मारू अपने चाकू को हवा में फेंक देता है, उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो अपने सभी चाकू से उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। जो चाकू उस मॉन्स्टर के साथ साथ उसे भी लग जाते हैं, लेकिन इससे उस राक्षस का सिर कट जाता है।
और वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। आखिरकार मैं जीत गया। दूसरी तरफ हेडक्वार्टर से आए लोगों के मॉन्स्टर भी खत्म होने लगते हैं। क्लोन खत्म हो रहे हैं। क्या हमने उसके असली शरीर को मार दिया? उसके साथ का बंदा कहता है वो कहीं और मरा है, उसे किसी और ने मारा है। जिसके बाद हम मारू को देखते हैं जिसके घाव भर गए होते हैं। अब जब वो मर गया तो मेरे घाव भी हील हो गए हैं। वैसे इस बार मैं सच में मरने वाला था। चलो मॉम के पास चलें, वो चिंता कर रही होंगी और वो वहां से जाने लगता है। तभी उसे कोई आवाज आती है, इसे खाओ। मारू कहता है ये कैसे हो गया, मैं कैसे भूल गया? पापा आप बार बार मुझे इसे खाने के लिए क्यों कह रहे हैं? लेकिन वो राक्षस सच में काफी पावरफुल था, वो काफी ज्यादा अलग है। यदि मैं इसे खाऊं तो मुझे अपनी डीमन खाने वाली एबिलिटी के साथ साथ इसकी एबिलिटी भी मिल जाएंगी। तभी उसे टीम लीडर की बात याद आती है। भविष्यवाणी के हिसाब से 1 साल के अंदर आसमान से राक्षसों की बारिश होगी। जब वह दिन आएगा तब मुझे मोम की रक्षा के लिए काफी ताकतवर होना होगा। और वो उस डीमन के फ्लैश को खा लेता है। अब से मैं जब भी किसी ताकतवर राक्षस को देखूंगा तो मैं उसे जरूर खाऊंगा।